नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और हमारे खास प्रोग्राम द जर्नी ऑफ लीजेंड्स में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं सचिन सालुके जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू आयुष, इनवाइट करने के लिए। सचिन जी, सबसे पहले सफर हम जानना चाहेंगे, किस तरह की आपकी जर्नी रही स्टार्टअप्स को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, क्या आपने अब तक हासिल किया है? डेफिनेटली मैं बोलूँगा इसके बारे में। तो मैं बचपन से ही थोड़ा सा मस्तीखोर था बचपन से, एंड मुझे मेरे मम्मी और पिताजी ने काफ़ी सपोर्ट किया। शरारती बच्चे थे? यस। सो मैं मेरा MBA जो हुआ, मैं NMIS से मैंने MBA कंप्लीट किया। देन मैंने सिटी ग्रुप ज्वाइन किया। सो सिटी ग्रुप में मैं नॉर्मली वहाँ पे फंड ट्रांसफ़र या क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र में देखता था। 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, बात है ये 2008 से 2011 की बात है। यस। सो इसके बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया, फिर कहीं स्टार्टअप्स में मैंने इन्वेस्टमेंट भी की। सो तभी 2012 में एक फिनटेक का दौर था। तभी क्या था कि मैंने जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हम लोग बोलते हैं, उसके बाहर मैंने काफ़ी सारी बड़ी लाइन देखी। तो मुझे समझ में नहीं इतने लोग क्यों खड़े सुबह के 7:30-8 बजे। एक से पूछा कि इस मुंबई की बात है, एक से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो भाई इतना मॉर्निंग में 7:30 बजे। उसने बोला सर मैं यहाँ पे मजदूरी का काम करता हूँ और ये पैसे भी मेरे गाँव भेज रहा हूँ। अच्छा। तो एवरी टाइम हर हफ्ते में आता, 3-4 घंटे यहाँ पे मेरे चले जाते। ये वो दौर था जब डिजिटल नहीं था इंडिया। यस। सो तभी मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है। देन मैं थोड़े रेगुलेशंस पढ़े RBI के, मुझे पता चला। फिर मैं RBI के कुछ एग्जीक्यूटिव्स थे, उनसे मैंने अप्रोच किया, कुछ अधिकारी थे, उनसे बात की। तो उन्होंने बताया कि फिर मुझे पता चला कि पैसा भेजने वाला या पैसा लेने वाला, दोनों में से एक जन तो था, उसको KYC कंप्लाइंट चाहिए, मतलब उसकी KYC जमा होनी चाहिए बैंक के अंदर। अच्छा। तो मैंने बोला कि अगर जो पैसा रिसीव कर रहा है उसकी अगर KYC है तो भेजने वाले की क्यों ज़रूरत है आपको? बोलते सर हमको ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने पहला मनी ट्रांसफ़र का मेरा ऐप इंडिया में लॉन्च किया एज अ टैन पे, और फिर उसकी हमने API क्रिएट की। और 90% API क्या है, एक बार दर्शकों को? हाँ, API ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आप एक जगह से कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको बिजनेस काफ़ी दिनों में या घंटों में फैलाना है, तो आपको उसको API क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा। इट्स लाइक अ पाइपलाइन। तो एक जगह से 10 जगह पे आप आपकी सर्विस दे सकते हो। कनेक्शन बिल्डअप। यस, कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। तो हमने काफ़ी सारी API फॉरवर्ड की। उसके बाद वो काफ़ी सक्सेसफुली चला, एप्लीकेशन अभी भी चल रहा है। उसके बाद उसमें काफ़ी चीज़ें हमने ऐड ऑन की। यूटिलिटी बैंक से उनको कैसे लिंक किया गया? सो बैंक से, क्योंकि वो दौर जब था जब हम डिजिटल की बात मतलब सोच नहीं रहे थे। यस। सो इसमें तभी एंड्रॉयड फोन्स नहीं थे। तभी क्या होता था, हम लोग VMN टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, वर्चुअल मोबाइल नंबर। तभी क्या होता कि कोई नुक्कड़ है, दुकान वाला है, उसके पास आप चले गए, आपने बोला ये 10,000 रुपये लेना, मुझे मेरे गाँव भेजने, तो आपसे 100 रुपये चार्ज करता था। अभी जो मनी ट्रांसफर की दुकानें जो आप देख रहे हो, 100 रुपये चार्ज करते, इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका पैसा पहुंच जाता था। आप गांव में फ़ोन करते थे, पैसा मिल गया, वो बोलता हाँ मुझे मिल गया। तो यहाँ से क्या हुआ, और ये सारी दुकानें 24/7 चालू थी। तो यहाँ की SBI का जरूरत नहीं कि 5 बज गए तो मेरा आज पैसा जाएगा नहीं, 12 बज गए। तो ये उस दौर में काफी बड़ा इनोवेशन था। यस। सैटरडे को हाफ डे वाला इशू नहीं है, संडे नहीं है। तो इससे ना मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा हो गया। उसके बाद हमने कोई रिचार्ज एप्लीकेशंस बनाए। उसके बाद जो इंडिया का फर्स्ट OTT चैनल था, रिचार्ज वाला बताइए, क्योंकि मुझे याद है उस दौर में हम वो कार्ड्स लेके आते थे। हाँ, यस, कूपन जो होते थे। सो रिचार्ज में क्या हुआ कि मैं तभी काफ़ी कंट्रीज घूमता था। तभी मैं इंडोनेशिया गया था कुछ काम से। वहाँ पे भी सारी मल्टीपल मोबाइल कंपनीज थी। तो मैंने देखा कि वो एक बंदा एक ही फ़ोन से सारे रिचार्ज कर रहा है। तो मैंने बोला ये टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी का नाम था ऑटोमैक्स, OTOMX। सो तभी मैंने उनसे बातचीत की और वो कंपनी के 80% शेयर्स मैंने खरीद लिए, मैं उसका मालिक बन गया। तो वो कंपनी मैंने इंडिया लाई। इंडिया लाने के बाद इंडिया में तभी 16 मोबाइल कंपनीज थी, आइडिया, वोडाफोन, BPL, ये इस पे बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, जैसे इंडोनेशिया जब हम इमेजिन करते हैं तो इकोनॉमी के मामले में इंडिया थोड़ा आगे है, बराबर। इसके बावजूद टेक्नोलॉजी के मामले में या इस मामले में हमसे वो इतना आगे कैसे? वो इतना आगे था उस समय। कैसे थे? बिकॉज की जैसे कि इंडोनेशिया में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इजराइल से आते हैं पढ़ने के लिए, ईरान से आते हैं, और वो थोड़ा टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपोर्ट होते हैं। उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो काफ़ी लोग तो आगे थे जब भी टेक्नोलॉजी में इंडिया लाई। फिर क्या हुआ कि जब भी नॉर्मली मैं दुकान पे कभी जाता था तो दुकानदार ऐसे 16 मोबाइल लेके बैठा है। मैंने बोला आइडिया, तो आइडिया लेता था, वोडाफोन तो वोडाफोन। अभी उसमें दुकानदार को दिक्कत क्या थी, 16 मोबाइल खरीदो, 16 मोबाइल के अंदर सिम कार्ड डालो, फिर सबके इसके अंदर उसको स्टॉक रखना पड़ता था, किसमें 10,000, किसमें 15,000, वो भी जब मार्जिन बहुत कम है। हाँ, तो उसकी इन्वेस्टमेंट 3-4 लाख चली जाती थी। मैंने बोला दादा आपको एक ही फ़ोन यूज़ करना भैया, ये फ़ोन से आप किसी भी मोबाइल का रिचार्ज करो, और एट अ टाइम मुझे मुझसे आपसे स्टॉक लेना 10,000 रुपये का। 10,000 में आइडिया करो, वोडाफोन करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था।
तो जब भी VMN टेक्नोलॉजी हमने ऐसी यूज़ की कि उसको टाइप करना है एयरटेल, 80 फॉर एयरटेल, स्पेस उसको मोबाइल नंबर टाइप करना है, स्पेस अमाउंट टाइप करना है और मेरे VMN में उसको भेज देना है। और जैसे ही भेज देते विद इन अ सेकंड उसका रिचार्ज हो जाता था। ये चीजें समझानी कितनी टफ थी, खास करके जो छोटे दुकानदार हैं, हाँ। उन तक कनेक्ट करना। वो काफ़ी ये चीज़ें टफ थी तभी लिटरली मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जो चालू किया था वो हम लोग दुकान जाते थे, वो लोग बिलीव ही नहीं करते थे, बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कैसे, डेमो कार्ड नहीं है आपके पास, कैसे रिचार्ज कर पाओगे। तब हम उनके साथ खड़े रह के उनके आने वाले कस्टमर का रिचार्ज करते थे और पैसे हम लेते थे। अच्छा। हम उनको बोलते आगे अगले 3 घंटे सारे रिचार्ज हम करेंगे, प्रॉफिट तू ले लेना, पैसे कैपिटल हमको दे देना, और अगर तेरे को समझ में आया तो ये हमारा कनेक्शन ले लेना। ठीक है। तो जब भी हमने काफ़ी कनेक्शन बैठे, काफ़ी हमने ग्रो किया उसमें, एंड तो इससे क्या, जब भी एक चीज़ आपकी इनोवेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है वहाँ पे। उसके बाद फिर मेरा एक फ्रेंड था, इस्टोनिया से था, तो वहाँ से उसने बताया कि ओवर द टॉप एक कॉन्सेप्ट है। मतलब ओवर द टॉप क्या है, मतलब टीवी तू मोबाइल पर टीवी देख सकता है। तो मैंने बोला यार ऐसा तो सही बात है, तू बता तो रहा है, बट ये इंडिया में कितना डाइजेस्ट होगा पता नहीं था, क्योंकि डेटा के रेट्स बहुत महंगे थे। तो इंडिया का जो सबसे पहला OTT चैनल जो लॉन्च हुआ था उसका नाम था डिक्टो टीवी, DITTO, एंड सीमेंस ने उसने टेक्नोलॉजी दी थी, हम लोग टेक्नोलॉजी पार्टनर थे और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर भी थे, और हम लोग प्लेटफॉर्म भी बनाते थे। तो उस दौर पे भी लोगों को समझाना कि आप इस पर टीवी देख सकते हो, ये बहुत टफ था। और लोग बोलते कि नहीं 350 रुपये के या 200 रुपये के रिचार्ज में महीना भर टीवी देख रहे हैं। 1 GB का वो डेटा आता था। नहीं, वो दौर वो भी था जब 200 रुपये में 100 रुपये में 1 GB हाँ, डेटा 1 GB। तो एक मूवी देखने के लिए हम लोग इतना पैसा क्यों खर्चा करें। बट हमने तभी क्या किया, पेशेंस रखे एज ए एंटरप्रेन्योर। हमने 2014 से 2019 तक पेशेंस रखे। ये एक सीक्रेट है, मंत्रा है क्या? मंत्रा है, यस। ये बताइए कि आखिर पेशेंस कितना जरूरी है, और कई बार ऐसा भी लगा होगा कि आप डिमोरलाइज हुए होंगे या उस तरह से आपको रिस्पांस नहीं मिला होगा। उस दौर में आपकी सोच क्या थी और आपके लोग जो साथ में थे उन्होंने कैसे मदद की आपकी? सो इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मैं थैंकफुल मेरी वाइफ को हूँ, श्वेता सालुंके, मेरी पत्नी जो है। सो उसने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया इसमें अंदर। मेरे पिताजी चंद्रकांत सालुंके, मेरी मम्मी लक्ष्मी सालुंके, उनने इस दौर में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि 6 साल रुकना और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस डालना, बिकॉज अगर आप कोई प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी बनाते हो तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसको मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये जो सफर शुरू हुआ एक तरह से मैं कहूँ शून्य से और इस मंजिल तक आपने जो हासिल किया, उसके पीछे एक पेशेंस था। बराबर, यस। इसके बाद फिर 2019 के बाद इंडिया में प्राइम वीडियो लॉन्च हुआ, नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ, बट जब भी कोविड आया तभी ये मार्केट बहुत हिट हो गया और हमको काफ़ी फायदा हुआ। तो जो 6 साल की हमारी मेहनत थी उसका रियल फल हमको 2000 कोविड आने के बाद मिला। स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे, कैसे करें, क्या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अहम पॉइंट्स जो हैं उस पर उनको फोकस करना होगा? अभी मेरी और एक कंपनी है ब्लैक आर्ट सिंडिकस, उसमें हम लोग एक इकोसिस्टम हेल्प करते हैं। स्टार्टअप्स को भी मैंने काफ़ी फंड्स किए, हम लोग उनको गाइड भी करते हैं। इंक्यूबेटर भी है हमारा काफ़ी जगह पे। सो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि एंजल फंडिंग, जैसे कि आपके पास कोई आइडिया है और आप अप्रोच किए, हम उसको एंजल फंड बोलते हैं। उसके बाद अगर आपकी थोड़ी आइडिया में दम है और बिक भी रहा है तो उसको हम लोग प्री सीड बोलते हैं। प्री सीड के बाद आता है सीड फंडिंग, सीड के बाद आता है A सीरीज, B सीरीज। अभी पैसे देने वाले अलग अलग लोग हैं आपको। एक तो VC है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, प्राइवेट इक्विटी है, फैमिली ऑफिस है। तो आज के दौर में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या चालू है, क्योंकि 7 से 8 सालों में ये बहुत ही बबल आगे बढ़ गया था और काफ़ी जगह पे यहाँ पे लोगों को नुकसान भी हुआ है, काफ़ी लोगों को फायदा भी हुआ। ये नुकसान से बचें कैसे, आखिर कैसे समझे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है? हाँ, अभी मैं पहला मैं पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ आपको कि किससे पैसा लेना चाहिए और क्या देखना चाहिए। अभी जैसे कि हमने काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे देखे कि वहाँ पे कंपनी का जो मालिक था वही बाहर हो गया क्योंकि VC के स्टेक्स ज़्यादा हो गए। तो जब भी एज ए एंटरप्रेन्योर किसी के पैसे आप ले रहे हो तो जो एग्रीमेंट आप साइन करते हो वो देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। शेयर एग्रीमेंट जो आप साइन कर रहे हो और जिससे पैसा ले रहे हो वो उसका बैकग्राउंड क्या है, या वो VC कैपिटल ने इसके पहले कितनी एग्जिट की है, वो आपको IPO तक लेके जाएगा कि तो नहीं। ये रिसर्च से हो पाएगा या अच्छे लॉयर्स की सुझाव से हो पाएगा? नहीं, ये रिसर्च से हो पाएगा, क्योंकि क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी शॉर्ट टाइम में बड़ी है। यहाँ पे इसके कोई बुक्स नहीं है, यहाँ पे कोई लॉ नहीं है इसका अभी तक कोई। ये सिंपल लॉ है, आपने किसी से शेयर्स बेचे और आपने पैसे ले लिए, स्टेक ले लिए, और लोगों को कैसा ये इजी भी लगता है आज के डेट में, बिकॉज लोन लेने से अच्छा ये अच्छा है कि कंपनी के 20% शेयर्स बेच दो, 200 करोड़ मिल जाएंगे, 100 करोड़ मिल जाएंगे। और कैसा है कि काफ़ी लोगों ने एग्जाम्पल हाईलाइट किए, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, ओला उबर है, कंपनी को जिस तरह से लोगों को पैसे मिले, फ़ोन पे है, तो उसका लोगों को लगता है कि हमको भी इजीली पैसे मिल जाए। पैसे मिलते भी इजीली है,
बट कैसा है कि फिर बाद में तकलीफ भी आपको उतनी होती है, क्योंकि आप अलग माइंडसेट में निकल जाते हो, क्योंकि आपको पता है मेरे पास बहुत पैसा है, आप मार्केटिंग में खर्चा करते हो, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करते हो, तो आपके खर्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। फिर जब भी पता चल गया, अभी जैसे कि लास्ट ईयर में जो कंपनी 1 बिलियन की वैल्यूएशन पे थी, 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन था, आज के डेट में वही कंपनी के पास सैलरी देने को पैसा नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अपने पास तो सामने हैं। गलत कैलकुलेशन है, गलत कैलकुलेशंस है। कभी क्या होता है कि जब भी आप एक कोई गलत वीसी से मिलते हो, तो वीसी क्या करता है, आपको पैसे देता है और आपको गाइड भी करता है, पर गलत भी गाइड करता है, क्योंकि जब भी वीसी से आने से पहले आपकी लाइफ काफ़ी नॉर्मल होती है, आपका नॉर्मल सा सीए होता है, लॉयर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी वीसी आता है बोलेगा नहीं बड़ा लॉयर ले, सीए फर्म बड़ी टॉप 4 में से अपॉइंट करना। लेकिन वो फेस ट्रांजिशन भी तो होता होगा कि एक छोटी कंपनी से हम बड़ी कंपनी की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को बदलना पड़ता होगा। छोटे लॉयर से हम बड़े लॉयर की तरफ जाते हैं, अच्छी चीज़ रखते हैं। तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर को ये देखना है कि मुझे उसकी ज़रूरत है क्या। अगर उसका विदाउट मार्केटिंग या कम मार्केटिंग में अगर आपको प्रोडक्ट बिक रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा एंटरप्रेन्योर्स लोगों को यही मानना है कि आपकी जितनी लाइफ सिंपल है ना, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। कस्टमर को ना सिंपल, अगर कोई कॉफ़ी बेच रहे हो तो नॉर्मली उसको कॉफ़ी बेचो आप क्या करते हो कि जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस है, आपने कॉफ़ी बेची, उसको बोला 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट के लिए आपको ये शॉप में जाना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा, वो कोई नहीं करता है। सो ये रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ये सब देखिए। ये तो आपने बता दिया करना क्या है। सचिन जी, क्या नहीं करना है? एंटरप्रेन्योर के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, दोनों स्टार्टअप्स के लिए तो क्या नहीं करना है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई प्रोडक्ट चालू करोगे, स्टार्ट करोगे, सो खुद उसको यूज़ करो, वो सर्विस खुद यूज़ करो, ठीक है। अगर कोई वीसी या कोई इन्वेस्टर आपको अप्रोच कर रहा है, डेफिनेटली आपके पास कुछ तो है, कुछ तो आपके पास मेरिट है, इसकी वजह से उसने आपको अप्रोच किया है। तो अपने जो पॉइंट्स हैं, जो भी आप एग्रीमेंट्स करोगे उसके साथ, तो वहाँ पे अपने खुद के पॉइंट्स पे डिक्टेट करो। अगर मेरे 60% या 70% भी स्टेक्स चले जाए तो भी ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी, ऐसा एक सिंपल क्लॉज डाल दो उसके अंदर। ये आपको फायदेमंद होगा। भले आपकी होल्डिंग्स 5% तक चली जाए तो भी आपका कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। और कैसा है कि वीसी को भी आपको उसका कंपनी का कंट्रोल नहीं चाहिए, ही वांट्स मनी। वो अगर वो आपकी कंपनी नहीं चला सकता। सो बेसिकली ये सिर्फ क्या स्टेक वाली चीज़ें डराने के लिए होती है। तो अगर ये चीज़ें अगर एंटरप्रेन्योर सुधारे, ये चीज़ें करे, और कभी कभी क्या होता है कि रन रेट जो हमको जिसको बोलते हैं कि अभी मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, वो 3 साल चलेगा, तो ट्राई करो कि वो 100 करोड़ इतना खर्चा नहीं करे और रिटर्न्स कभी आ रहे हैं। अभी काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स है वो कैश बर्निंग पे बिलीव करते हैं, तो पैसा खर्चा करो 100 करोड़, मतलब कैसा हो जाता है कि 100 करोड़ का रेवेन्यू लाने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। अब बहुत सारे स्टार्टअप 2010 से देखे रहेंगे कि उनके सारी बैलेंस शीट रेडी में है, हर साल 2 से 3 हज़ार करोड़ का नुकसान करते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि जब भी ये स्टार्टअप्स का एक ही एंगल होता है वीसी का, इनको आईपीओ तक लेके जाओ। आईपीओ में चला गया तो आप जैसे मेरे जैसे शेयर्स ले लेते और बड़े इन्वेस्टर भाग जाते हैं वहाँ से। तो लोगों को क्या, फिर इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी भी डैमेज होगी। ऐसे अगर 10-12 सीन हर साल होते गए तो लोग ना ये आईपीओ में पैसा डालना छोड़ देंगे। क्योंकि काफ़ी सारे, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, पर काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स है जो लिस्ट हुए, कुछ बड़े प्लेयर्स भी थे, और 90% उनके शेयर्स की वैल्यू निकल गई। सो ये काफ़ी चीज़ें होती है। तो मैं तो एंटरप्रेन्योर्स को यही बोलना चाहूँगा कि ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद भी पढ़ के चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिना रिसर्च के आपको उतरना नहीं है मार्केट में, पूरी रिसर्च होनी चाहिए, और सबसे बड़ा एक यही है। चलिए, आज के लिए बहुत शुक्रिया सचिन जी। द जर्नी ऑफ लीजेंड्स में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज हमारे खास मेहमान थे सचिन जी, जिन्होंने अपना सफ़र बताया और क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों बातों का ख्याल किस तरह से रखना है, इसका संदेश उन्होंने दिया। बहुत शुक्रिया सचिन। थैंक यू।